વંદે માતરમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નવા સેશનમાં હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં આગળ વધીશું. આગળ વધતા પહેલા આપણે હિન્દીમાં આપણી ટેક્સ્ટ બુકનું પ્રથમ પેજ છે એને ઓપન કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા આ સેશનની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે હિન્દીમાં પ્રતિજ્ઞાપત્ર આપેલી છે. પ્રતિજ્ઞાપત્રને આપણે પહેલા એક સાથે વાંચીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તૈયાર થઈ જાઓ, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જુઓ અને આપણે દરેકે સાથે પ્રતિજ્ઞાપત્ર બોલવાની છે. સૌ એટેન્શનમાં બેસી જાઓ. તો શુભ શરૂઆત આપણે પ્રતિજ્ઞાપत्रથી કરીશું. તો ચાલો. भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं. मुझे अपने देश से प्यार है, इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है. मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा. मैं अपने माता पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा एवं हर एक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ रहूँगा. उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है. जय हिंद, जय भारत. विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે શરૂઆત પ્રતિજ્ઞાપત્રથી કરી. તો ચાલો આજે આપણે બીજી શરૂઆત પણ જે કરીએ છીએ તે કહાનીથી કરીશું. तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी. और ये जो कहानी है वो बहुत पुरानी है. उसमें एक सुखी परिवार दिखाया गया है और रामदीन नाम का एक आदमी है. वो अपने पत्नी और पुत्र सोहम के साथ सुखपूर्वक एक साथ रहते हैं. सोहम है ना, वो आप लोगों के जैसा पढ़ाई में बहुत ही तेज था. विद्यालय में भी अध्यापक है वो उसकी बहुत प्रशंसा करते रहते थे. एक दिन जब विद्यालय से लौटा तो देखा कि उसके पिताजी है वो अपना माथा पकड़कर बैठे थे और माँ भी बहुत चिंता में थी. सोहम ने दोनों से बात जानने की कोशिश की कि घर में ऐसा क्या हो गया है कि माँ और बाबा दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे हैं. तो बात करते करते उसने उसकी माँ से ये पता लगाया कि उसके जो पिता है वो बहुत ही नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति है. जो रामपाल नाम का जो व्यक्ति है वो व्यापारी है और उसने तेरे बाबा की सच्चाई और भोलेपन का फायदा उठाकर उसकी सारी जो संपत्ति थी वो सब लूट ली है. इस घटना से वे बहुत दुखी हो गए हैं. कई दिनों तक सोचने के बाद सोहम को एक आइडिया आता है. वो तो दिन रात एक कर देता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पिताजी की जो दौलत चली गई है, लूट गई है, वो मैं कैसे वापस दिलाऊं. मैं पापा को कैसे मदद करूं. वो सब सोचता रहता है और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किसके पास जाता है तो वो वहाँ के जो राज्य मंत्री है उनके पास जाता है और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाता है. वो योजना में वो सोहम है, वो सोहम अपना वेश बदलकर गांव में आता है जिस गांव में रामपाल है. सारे गांव में ऐसी चर्चा फैला दी है कि एक व्यापारी आया है और व्यापारी एक ऐसी गाय लेकर आया है जो गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है. रामपाल तो कैसा था? लालची था. वो तो ये बात सुनते ही उनका दिमाग आगे चलने लगता है कि अब मैं ये गाय मेरे पास कैसे लाऊं. आगे
लालची रामपाल यह खबर सुनते ही व्यापारी के पास दौड़ा चला जाता है और उनको बहला फुसलाकर उनके घर ले आता है। सोने के सिक्कों की लालच में लोभी रामपाल दिन रात सोता ही नहीं है। वही सोचता रहता है कि मैं ये गाय मेरे पास कैसे लाऊं, मैं गाय को कैसे पाऊं। सुबह होते ही वह व्यापारी को देखने चला जाता है। आगे क्या होता है तो आगे व्यापारी वो गाय की पूंछ पकड़कर जोर जोर से एक मंत्र पढ़ रहा होता है कि ओ मेरी गाय मैया, ओ मेरी प्यारी गाय, ओ मेरी अच्छी गाय, मुझे सोना दो, मुझे सोना दो, ऐसे कुछ बोल रहा होता है। और वो जो रामपाल है ना, वो सब ये बातें सुनता है। वहां जाके देखते ही देखते वह गाय गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देने लगी। यह देखकर रामपाल की आंखें तो फटी की फटी रह गई। दिन ढलने के बाद जब व्यापारी अपनी गाय लेकर निकलने लगा तो रामपाल ने उससे उसकी गाय मांगी और इस व्यापारी ने कहा कि रामपाल जी, मेरी गाय ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी। गाय लेनी है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। इस गाय के बदले आपको मुझे बैलगाड़ी भरकर सोना देना पड़ेगा और 10 एकड़ जमीन के कागजात भी देने पड़ेंगे। वो जो लोभी है रामपाल, उसने तो ये सोचा कि ये तो बड़ा ही सस्ता वाला सौदा है, इससे क्या होगा, दे देता हूँ मैं। गाय द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को जमा कर दूंगा और मैं बहुत बड़ा धनी हो जाऊंगा। ये चला जाएगा तो दूसरा तो मेरे पास आने वाला ही है। रामपाल ने तुरंत ही व्यापारी की सारी शर्तें मान ली। उसी रात व्यापारी के रूप में जो सोहमा सोने के सिक्कों से लदी एक बैलगाड़ी और 10 एकड़ जमीन के कागजात लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन बड़े सवेरे रामपाल गाय के पास जाता है, उसकी पूंछ पकड़कर सोने के सिक्के मांगने लगा। सारा दिन बीत गया, लेकिन रात हो गई, फिर भी गाय ने कुछ भी नहीं दिया, एक भी सिक्का नहीं दिया। अब रामपाल को समझ में आ गया कि मुझे तो मूर्ख बनाया गया है और मेरी सारी संपत्ति लूट कर वो व्यापारी चला गया। रामपाल को तो बहुत ही गुस्सा आया और वो कहाँ जाता है, वहां के जो राज्य के न्याय मंत्री है उनके पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं और रामपाल की फरियाद सुनकर सिपाही तुरंत ही वो जो व्यापारी आया था उसे पकड़ कर ले आते हैं। व्यापारी के रूप में सोहम को देखकर न्याय मंत्री भी चकित हो जाते हैं कि इतने से छोटे लड़के ने इस रामपाल को कैसे ठगा होगा, ये तो छोटा बच्चा है, रामपाल को कैसे लूट सकता है ये। तो क्या होता है फिर कि यह सुनकर रामपाल ने हाथ जोड़कर न्याय मंत्री से कहा कि ये जो व्यापारी आया था उसी ने मुझे ठगा है और मेरी जो जमीन जायदाद है वो भी उसने ले ली है। यह सुनकर सोहम तुरंत ही बोल उठता है, न्याय मंत्री जी, मैं बेकसूर हूँ। इस लालची और धोखेबाज रामपाल को सबक सिखाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा था और इसकी सारी संपत्ति तो राज्य मंत्री के पास सुरक्षित पड़ी है। इसने मेरे सीधे और साधे मेरे पिता है, ईमानदार पिता है, उसको लूट लिया है। इसे भी पता चलना चाहिए कि धोखा खाने, किसी के द्वारा ठगे जाने पर कैसा लगता है, कैसा दुख होता है, कैसी हानि पहुंचती है। न्याय मंत्री जी ने कहा, ये सब तो ठीक है सोहम, लेकिन यह तो बताओ कि गाय सोने के सिक्के देती थी कैसे। तो सोहम कहता है कि मैं
जब गाय को चारा देता था ना, तो चारे के साथ में सोने के सिक्के भी लपेटकर गाय को खिलाता था। और आगे का तो आपको पता ही है कि आगे क्या क्या हुआ है। न्याय मंत्री जी ने रामपाल को इस बात की सफाई देने के लिए कहा, और रामपाल को तो दिन में तारे नजर आने लगे। वह समझ गया कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई है। उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने तो अपनी मुंडी नीचे कर दी और अपना अपराध मान लिया। यहाँ पे सोहम की समझदारी और सूझबूझ के कारण से उसने अपने पिताजी की सारी जो संपत्ति थी वो वापस दिलाई। न्याय मंत्री जी ने भी धोखाधड़ी के मामले में रामपाल को बड़ी सजा सुनाई, और इस तरह सच्चाई की जीत हुई, जिससे सोहम और उसके माता पिता खुशी से फूले न समाये, बहुत खुश हो गए। सो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ न्याय की बात की गई है और सच्चाई की, सच की जीत हुई है। जो हमेशा सच का साथ देता है उसी को न्याय मिलता है। यहाँ हम ऐसे ही न्याय मंत्री के पास जाने वाले हैं। तो अगला हमारा जो चैप्टर है न्याय मंत्री, हम न्याय मंत्री पाठ, ये कहानी है सम्राट अशोक और उसका जो न्याय मंत्री है शिशुपाल, उसके बारे में है। सो विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। सो हमारा दूसरा चैप्टर है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री पाठ के लेखक है श्री सुदर्शन, और उनका जन्म सन 1896 और सन 1968 में उनका निधन हुआ है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ है। बचपन से ही उनको कहानियाँ लिखना पसंद था। बचपन में ही कहानियाँ लिखने का प्रारंभ कर दिया था। कहानियों में उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानी का संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है वो है बागवंती। यहाँ पे इस कहानी में क्या दिया गया है, तो कहानी का सार ये इस तरह है कि कहानी में सम्राट अशोक उसके नगर में सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होती है और उस मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है, और नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, આ પાઠની અંદર ન્યાયની વાત કરવામાં આવી છે। ન્યાય મંત્રી એવો હોવો જોઈએ કે કોઈ અમીર કે ગરીબને ન દેખે, કોઈ મોટો નાનો ન દેખે અને સૌને સરખા સમજી અને ન્યાય કરે। તો આની અંદર શ્રી સુદર્શન જે છે લેખક, એમનો અહીંયા ટૂંકમાં પરિચય આપવામાં આવ્યો છે। એના પછી કહાનીમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે તેનો ટૂંકમાં સારાંશ આપેલો છે। હવે આપણે પાઠ તરફ જોઈએ। तो चलिए। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। संध्याकाळનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધારું ફેલાઈ ચૂક્યું હતું અને બહારથી કોઈ દરવાજો ખટખટાવે છે। અંદરથી शिशुपाल बोले छे, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा।
એક પરદેશી બહારથી આવાજ आई। एक परदेसी छू એવું બહારથી અવાજ આવે છે। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? શું મને રાત્રિ વિતાવવા માટેનું અહીંયા स्थान મળશે? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। शिशुपाले जे दरवाजा पर ઊભો હતો આ નવયુવક એનું સ્વાગત કર્યું અને કીધું કે આ તો મારું સૌભાગ્ય છે। મહેમાનના ચરણો મહેમાનના પગ પડવાથી મારું ઘર પવિત્ર થશે અને જે પણ આવેલા મહેમાન છે તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। ए मेहमान ने लई अने घर में जाए छे अने एनो आदर सत्कार करे छे। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। बैठे बैठे आसपास की बातें करने लगते हैं और उन दिनों जो देश की जो स्थिति थी उसके बारे में बातें करते हैं। शिशुपाल कहता है कि आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या है, वो शिशुपाल बताता है कि आजकल यहाँ इस देश में बड़ा ही अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सम्मत न था। जो परदेसी आया था वो इनकी बात से सहमत नहीं हुआ। वह बोलता है कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। सामने वाले का दोष निकालना कठिन बात है नहीं, सामने वाले का दोष निकालना तो सरल बात है, लेकिन वो जो करने की बात आती है तो वो कठिन बात है, ऐसा बताता है वो। शिशुपाल बोलता है, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल कहता है वो परदेसी से कि मुझे जो अवसर मिले ना तो मैं न्याय क्या होता है ना इसका डंका बजा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। शिशुपाल और परदेसी से अंदर अंदर बात चलती है। परदेसी कहता है तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल कहता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, मैं ऐसा समय चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे न्याय अन्याय करने की जो ताकत है वो मेरे पास आए। फिर कोई अन्याय ही नहीं होगा? तो शिशुपाल कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। जिसने भी अपराध किया होगा ना उसे तो दंड अवश्य ही मिलेगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। जो परदेसी आया था वो हंसता है और बोलता है कि यह तो बहुत ही कठिन काम है, आ बहुत काठू काम छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। एना पछी ए कशुं बोलता नहीं अने सूई जाए छे। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवारमा उठे छे अने परदेसी त्यांथी जवा माटे निकळे छे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल तो घबराई जाए छे। हाय हाय, मैं एवुं शुं कर्युं छे तो मने दरबार में बोलाववामां आवी रह्यो छे। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। ये समझी नहीं सकता कि मने केम दरबार में बुलाववामां आव्यो छे। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। वो तो सोचने लगते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। वहां जाके देखते हैं तो वो जो परदेसी उनके घर आया था वही सामने बैठा है राजा बनके।
और फिर क्या हुआ, वो तो घबरा गया, ज्यादा ही घबराहट होने लगी उसको। ये तो परदेसी सम्राट अशोक निकले। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है ना? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं न्याय करने का अवसर लूं तो मुझे मंजूर है। पहले तो बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। राज्य की जो निशानी वाली मुद्रा होती है वो थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्होंने तो उनका काम जल्दी से हाथ में ले लिया और सब व्यवस्था करने लगे। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। उनकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि चारों तरफ शांति फैल गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। सब शांति से रहने लगे, किसी को भी डर नहीं रहा। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ने लगे। चारों तरफ न्याय के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। विद्यार्थी मित्रों, આજના સેશનમાં તમારે આટલો પાઠ સમજવાનો છે। નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે એના પછીનો પાઠ હું તમને સમજાવીશ। આજનું તમારું હોમવર્ક છે એ મેં આની સાથે આપ્યું છે, જે તમારે આપેલો આ જે સ્વાધ્યાય છે એ તમારે તમારા નોટબુકની અંદર આપેલા સ્વાધ્યાય 2 વાર લખવાના છે અને મુહાવરાના અર્થ જે આપ્યા છે તેને પણ તમારી નોટબુકમાં 1 વાર લખવાના રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના માટે આટલું। આગળ